हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमाकांत गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले जो हमारे लेक्चर हुए हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बताया, इसके बाद परमाणु की संरचना के बारे में बताया, परमाणु मॉडल दिया कि थॉमसन का, रदरफोर्ड का और बोर का। तो इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद आज हम जो बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आज जो बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आज 3 टॉपिक तैयार करेंगे। नाभिक का आकार कितना होता है, उसकी त्रिज्या कितनी होती है। दूसरी चीज, परमाणु के लिए, किसी भी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या कितनी होती है, मतलब कितनी त्रिज्या होती है इलेक्ट्रॉन की कक्षा की। और तीसरा पॉइंट जो बताएंगे कि बोर त्रिज्या का मान कितना होता है, उसका फॉर्मूला कितना होता है। तो आज ये 3 टॉपिक हम तैयार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा नाभिक का आकार। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले नाभिक का आकार, इसमें हम जानते हैं नाभिक का आकार कितना होता है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है। तो मान लेते हैं कि ये एक अल्फा कण है। ये क्या है? एक अल्फा कण है जिसका आवेश आपको पता है कि हीलियम नाभिक के बराबर होता है +2e, और ये गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है नाभिक की ओर। अब जैसे ही नाभिक का कोई भी नाभिक हो सकता है, उसका परमाणु क्रमांक +Ze और इसकी त्रिज्या है Rn। त्रिज्या कितनी है? Rn। और उस नाभिक के पास में अल्फा कण पहुंचा, मतलब Rn दूरी पर गतिज ऊर्जा के साथ। तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? और फिर वो गतिज ऊर्जा जैसे ही इधर गतिज ऊर्जा के साथ यहां तक पहुंचेगा तो वो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो यहां पर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी होगी वो देखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं? K से। और K बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। तो K बराबर 1/2 mv²। एक तो हमारी गतिज ऊर्जा ये हो गई। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो इस फॉर्मूले से अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा U बराबर, अब U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R होता है। तो Q1 कितना है? ये है +Ze इंटू, और Q2 कितना है? अल्फा कण का आवेश 2e और दूरी कितनी है? वो दूरी है हमारी Rn। यहां से यहां तक का निकालना है। अल्फा कण यहां पहुंच गया है, गतिज ऊर्जा के साथ स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो यहां से स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी वो निकालना है। तो दूरी कितनी होगी? त्रिज्या के बराबर Rn। तो U बराबर कितना आ गया? 2Ze², मतलब इनका मल्टीप्लाई होगा ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा? 4πε0 Rn। ये हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये स्थितिज ऊर्जा निकल आई। लेकिन आपको पता है कि स्थितिज ऊर्जा अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है, मतलब जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसका रूपांतरण है? गतिज ऊर्जा का। तो मतलब दोनों एक दूसरे के रूपांतरण है, मतलब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल रही है। तो मतलब उतनी ही गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलेगी जितनी की गतिज ऊर्जा है। तो मतलब K और U दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कैसी होगी? बराबर होगी। अब जब बराबर होगी तो K बराबर U की वैल्यू रख देंगे हम, ये 2Ze/4πε0 Rn। लेकिन हमको निकालना क्या है? Rn की वैल्यू निकालना है। तो Rn यहां आ जाएगा, K इधर आ जाएगा। तो Rn इक्वल 2Ze/4πε0 K। तो इस तरीके से ये हमारी नाभिक की त्रिज्या निकल आई। अब अगर हम इसको और भी आगे हल करना चाहें तो और भी हल कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि K बराबर 1/2 mv² होता है। हम ये रख सकते हैं। किस तरीके से रख सकते हैं? अब चूंकि K बराबर होता है 1/2 mv²,
तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो आर एन बराबर 2ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके की जगह पर रख देंगे हाफ MB स्क्वायर। जब 2 पर पहुंच जाएंगे तो आर एन इक्वल 2 2 जा 4 ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट MB स्क्वायर। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहीं तक ही करना है कि जे हमारी अगर त्रिज्या निकालनी है, किसी भी नाभिक की त्रिज्या निकालनी है, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा आर एन इक्वल 2ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। केवल इतना ध्यान रखना है कि कोई भी कण अगर गतिज ऊर्जा के साथ नाभिक की ओर आ रहा है तो वो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। मतलब गतिज ऊर्जा स्थिति कंसेप्ट है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों बराबर होंगी, तो वही हमारा वहां से हमारी त्रिज्या निकल आती है। अब इसके बाद किसी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा नाभिक है ZE, ठीक है, इसके चारों ओर ये एक कक्षा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये मान लिया हमने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है किससे प्रदर्शित करते हैं, -e, ये इलेक्ट्रॉन का प्रतीक हो गया, इसका द्रव्यमान है m, और ये v वेग से गतिमान है। किस वेग से? v वेग से गतिमान है, मतलब चक्कर लगाना है इसको। तो अब नाभिक है ये हमारा, और नाभिक के चारों ओर अब वो अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। तो कैसे हम हल करेंगे इस कक्षा की त्रिज्या के लिए, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल लगता है, और वैद्युत बल का सूत्र कूलाम के नियम से होता है, और कूलाम का नियम क्या कहता है, F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच, क्योंकि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच, क्योंकि नाभिक में धनावेश होता है प्लस का, और न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, प्रोटॉन का धनावेश और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इनके बीच में एक आकर्षण बल लगेगा। तो नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल भी कह सकते हैं इसको, वैद्युत आकर्षण बल, कूलाम के नियम से F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। अब Q1 की वैल्यू कितनी है, ZE परमाणु क्रमांक, और Q2 कितना है, E, मतलब ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर, हम R मान लेंगे यहां पर दूरी। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया। अब चूंकि गोल गोल घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के जो चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर, तो उस पर एक अभिकेंद्र बल भी लग रहा है, और अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है F बराबर MB स्क्वायर बटे R। तो इलेक्ट्रॉन पर केंद्र की ओर से लगता है एक अभिकेंद्र बल, कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग में घूमती है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है। तो अभिकेंद्र बल का मान निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले अभिकेंद्र बल, या सीधा लिख सकते हैं लगने वाला अभिकेंद्र बल F बराबर MB स्क्वायर अपॉन R। ये समीकरण हमारा सेकंड बन जाएगा। तो F इक्वल MB स्क्वायर बटे R। अब चूंकि ये दोनों ही F के ही मान हैं, दोनों ही कैसे होंगे, बराबर होंगे, मतलब समीकरण फर्स्ट इक्वल समीकरण सेकंड लेकर चलना है हमको। तो MB स्क्वायर, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं MB स्क्वायर अपॉन R इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर हमको क्या निकालना है, क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा, हमको त्रिज्या निकालनी है। तो अब यहां पर हम देखें R से एक R कट जाएगा, अब यहां पर R एक बचेगा, R इस तरफ लाएंगे तो MB स्क्वायर R इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर
कितना बचेगा, तो इसको हम इधर भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं ZE² अपॉन 4πε0। तो ये हमारा समीकरण थर्ड बन जाएगा। कितना बन जाएगा, समीकरण थर्ड। तो इस तरीके से हमारा ये समीकरण थर्ड बन गया है। अब हमको क्या करना है, जो हमारा आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनका संवेग NH/2π होता है। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग mvr इक्वल NH/2π। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, m² v² r² इक्वल n²h² अपॉन 4π²। ये हमारा फोर्थ समीकरण बन जाएगा। अब समीकरण चौथा है, ये तीसरा बन गया था, तो समीकरण चौथे में तीसरे से भाग देने पर, मतलब समीकरण फोर्थ में समीकरण थर्ड से भाग देने पर, अब समीकरण थर्ड से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण फोर्थ है हमारा ये m² v² r² और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा mv² r इक्वल, अब इसमें n² h² अपॉन 4π² और इंटू करके ये मान उल्टा हो जाएगा 4πε0 अपॉन ZE²। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, यहां पर r से एक r कैंसिल हो जाएगा, b² से b², एक m से एक m। तो इधर कितना बचेगा हमारा, m बचा ऊपर, एक r बचा, mr इक्वल कितना बचा हमारा n² h² अपॉन πZE², इतना बचा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं r इक्वल n² ε0h² अपॉन mπZE²। तो ये हमारी त्रिज्या का फॉर्मूला। इस प्रकार से हमारी जो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या है वो r बराबर n² ε0h² अपॉन mπZE² निकल के आ जाती है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब करते हैं बात बोर त्रिज्या के बारे में। तो बोर त्रिज्या के लिए जो n की वैल्यू है, मतलब पहली कक्षा हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो बोर त्रिज्या अगर आपको निकालनी है तो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो बोर त्रिज्या के लिए हमारा यही फॉर्मूला काम करेगा। तो r इक्वल, क्योंकि इसमें हम n इक्वल 1 रखेंगे और परमाणु क्रमांक z जो हमारा मान है, z की वैल्यू जो हम रखेंगे तो z इक्वल 1 रखेंगे क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 होगा। तो n बराबर 1 और z बराबर 1 आपको रखना है इसी फॉर्मूले में। तो n² है तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ε0h² अपॉन mπ और z की वैल्यू 1 रख देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो e²। तो r इक्वल ε0h² अपॉन mπe²। तो इस तरीके से बोर त्रिज्या का भी ये फॉर्मूला हमको प्राप्त हो गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो इसकी ε0 का, प्लांक नियतांक का, द्रव्यमान का, पाई के और इलेक्ट्रॉन की आवेश की सबकी वैल्यू अगर हम रखते हैं तो जो हमारा मान निकल कर आएगी r की वैल्यू, वो निकल के आएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो इस 10⁻⁻10 मीटर के रूप में आएगा, लेकिन हम एंगस्ट्रॉम में ही बदल देंगे। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो आज के सेशन में ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमने आपको बताए हैं कि नाभिक का आकार कितना होता है, मतलब नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो इस तरीके से आपको बताना है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, दोनों बराबर लेकर चलना है, हमारी नाभिक की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या निकालनी है तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो उसमें जो चक्कर लगा रहा है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अभिकेंद्र बल लगेगा जो केंद्र की ओर खींचे हुए है, और एक प्लस और माइनस के इलेक्ट्रॉन
और नाभिक के बीच में आवेश है, इसलिए इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो उस आकर्षण बल कूलाम का नियम के सूत्र से, तो यहाँ पर कूलाम का नियम लग जाएगा, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल और अभिकेंद्र बल, ये दोनों बल लग रहे हैं, दोनों बलों को बराबर लेकर चलेंगे तो हमारा ये भी डेरिवेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आज के दिन तीनों चीजें समझ चुके हैं। जिनको भी अगर कोई डाउट हो, नाभिक का आकार या त्रिज्या कैसे निकालना है, या किसी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, या बोर त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस सेशन को जरूर पूरा देखें और बार बार देखें। और अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो वो हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।